हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक्स की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जीओसी एक्चुअल में होता क्या है। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है इसकी जो सीरीज़ आने वाली है आगे, इसमें आपको कंप्लीट जीओसी प्रोवाइड कराई जाएगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमारा फुल्ली डेडिकेशन होगा नीट और जेई के लिए। जितना भी यहाँ पे आपको जीओसी से पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रत्येक टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाए, उनके कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करवाए जाएं और उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स होती हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसके हम वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टू एडवांस्ड सीरीज़ यहाँ पे चलने वाली है नीट और जेई के स्टूडेंट के लिए। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं जो 11th या 12th में, जिन्हें अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एट एवरी मोमेंट। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप अपने चारों ओर जो भी चीज़ें देख रहे हो, जैसे आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, स्क्रीन की जो डिस्प्ले है, ये जो स्क्रीन की डिस्प्ले है जिस पे आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, ये स्क्रीन भी बनी हुई होती है एक ऑर्गेनिक लिक्विड क्रिस्टल एरे से। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते हो, तो नोट्स जो बनाते हो जिस पेन से बनाते हो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आप दुकान में जाते हो, वहाँ से सामान खरीद कर लाते हो और जिस थैली पे आप सामान खरीद कर लाते हो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई होती है। तो आप सोच सकते हो कि जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हम बात करने वाले हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है वो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे पूरी सेल का एक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे सेल अपनी क्या करती है, वर्किंग करती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक केमिकल कंपाउंड जो होता है ना, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वो भी क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देखो, हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होती है, मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स बॉय रहते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन्हें ग्लूकोज किसके रूप में दिया जाता है, एनर्जी ड्रिंक के रूप में दिया जाता है। और अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताऊं आपको, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कार्बन एटम आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी कि ये एक क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि हमारी जितनी भी एनर्जी शरीर में बन रही है वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप सोच सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द एलिमेंट कार्बन। ठीक है, कोई भी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करते हैं
उनकी हम केमिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे अभी हमने ग्लूकोज की बात की, C6H12O6 की हमने बात की थी, तो ये भी एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इनकी जो स्टडी की जाती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। इसके लिए एक अलग ब्रांच बनी हुई है, पूरी कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं ना, उनके लिए ही ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच की गई है। यहाँ पे हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। जो भी हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी जैसे उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, जैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उनके कंपोजिशन की बात करेंगे, जैसे उनमें कार्बन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, या अदर एटम कितने हैं। तो ये जो सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, उनकी जो स्टडी हम करते हैं किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, वो सारी की सारी स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर हम बात करेंगे उनकी रिएक्शंस की, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, उनकी प्रिपरेशन किस प्रकार से होती है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आराम से हम इनको आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो ये हमारा क्या है, माइंड है, ये हमारा क्या है, दिमाग है। तो यहाँ पे जितनी भी सूचनाएं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू पहुँचती है, हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाएं हमारे माइंड तक पहुँचती है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लेकर जाता है। डीएनए की अगर हम बात करें, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है। तो डीएनए में भी कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये हमारा क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। इसी प्रकार अगर हम फूड की बात करें, हम अगर प्रोटीन्स की बात करें, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में खाते हैं उनमें भी सारा क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। चाहे हम लिपिड्स की बात करें, डीएनए की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, जो भी हम सब्जियां खाते हैं, ठीक है, उनमें सब में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। साइंटिस्टों ने कब से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ढूंढना स्टार्ट किया, या पहले क्या अप्रोच थी साइंटिस्ट की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार से देखा जाता है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए वो आई वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी आई वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जितने भी मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने का काम करती है। अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं, और उनका जो सिंथेसाइज करने का प्रोसीजर होता है वो केवल किस में पाया जाता है, ऑर्गेनिक थिंग्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि सजीव प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे हमने बात की थी प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये था वाइटल फोर्स थ्योरी। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल लिविंग थिंग्स ही बना पाती है, और उसे हम बाहर लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड थे, इन्होंने सिंपल बोला था कि जो नॉन लिविंग सोर्स से आते हैं, जो कंपाउंड नॉन लिविंग सोर्स से आते हैं उन्हें
इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया, और जो लिविंग सोर्स से आते हैं उन्हें क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। इसके बाद 1828 में ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ये 1800 के लगभग दी गई थी, ठीक है। तो 1828 में फ्रेडरिच वोलर वैज्ञानिक हुए, ठीक है, ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को ही फेल कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने क्या बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी लैब में फॉर्म नहीं कर सकते, अपनी लैब में उसका सिंथेसाइज नहीं कर सकते। बट इन्होंने किया क्या, इन्होंने अमोनियम साइनेट, इन्होंने क्या किया कि जो अमोनियम साइनेट था, ये जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है यहाँ पे, अमोनियम साइनेट जो होता है ये हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और जो यूरिया होता है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देखो अब हम बात करने वाले हैं, अभी हमने क्या देखा कि वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई। फेल क्यों हुई, क्योंकि वूलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर दिया था लैब में, ठीक है। और ऑर्गेनिक वर्ड कनेक्टेड था किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये क्या होता है, सिंथेसाइज हो सकता है, हम इसको बाहर में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है, ये ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग क्या था, ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग यही है कि मीनिंग कमिंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इन द टर्म ऑर्गेनिक विटामिन्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, द कॉमनली यूज टर्म ऑर्गेनिक फूड, दैट द फूड वॉज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जितने भी फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ना, वो हम किसके रूप में करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो ऐड की है वो महेंद्र सिंह धोनी की है। यदि कोई क्रिकेट देखता होगा, अधिकांश बच्चे क्रिकेट देखते हैं तो MS धोनी को जानते होंगे। ये फेमस हुए अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। ये क्या हुए, अपनी जैविक, जिसको जैविक कृषि कहा जाता है, इसमें हम किसी भी फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम पेवरली क्या करते हैं, नेचुरल सोर्सेस से, या हम कह सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ठीक है। हम इसमें सिंथेटिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनका हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा गया। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जो सजीव से हमें मिलता हो, ठीक है, या जो लिविंग थिंग से हमें मिलता हो। अब ये एक प्योर चीज़ होती है जो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हेल्दी होती है। और इसीलिए MS धोनी जो है काफ़ी फेमस रहे, काफ़ी चर्चाओं में रहे थे कुछ महीनों पहले न्यूज़ में, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे तो बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कार्बन से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी पूरी है वो कार्बन से रिलेटेड है। ये जो कार्बन यहाँ पे एटम है पीरियोडिक टेबल में, ये जो पिक्चर है ये पीरियोडिक टेबल की है। तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारा 6 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम होता है, कोई भी, यदि मेरा कोई एटम है, ये माना मेरा कार्बन का एटम है, इसके बीच में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा। इसके चारों ओर क्या होंगे, सेल्स होंगे, जहाँ पे ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, और जहाँ पे ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेंगे,
चक्कर लाएंगे। ऐसा समझो जैसा हमारा सोलर सिस्टम होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम में जो सन है उसको न्यूक्लियस समझ लो, और जो अर्थ होती है वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन है जो उस सन के चारों ओर ऑर्बिट कर रही है। इसी प्रकार किसी भी एटम के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। यानी कि यहाँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। वो भी कितने होंगे, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। कार्बन जो होता है, कार्बन हमारा सेकंड पीरियड में आता है, ठीक है। ये तो 14 वाला ये तो हो गया हमारा ग्रुप, और ये जो सेकंड है ये सेकंड हो गया हमारा पीरियड। अब सेकंड पीरियड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल। इसमें 2 सेल होती हैं, एक ये फर्स्ट सेल होती है और एक क्या होती है, सेकंड सेल होती है। तो कार्बन के पास 2 सेल्स होती हैं, 2 सेल्स। इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, पीरियोडिक टेबल को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 14 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। और सेकंड पीरियड का ये क्या है, हमारा एलिमेंट है। सेकंड पीरियड डिनोट करता है हमारे किसको, शेल को, नंबर ऑफ शेल को, कि नंबर ऑफ शेल इसके पास कितने हैं। आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम केवल बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि एक्चुअल में हम कार्बन को किस प्रकार से समझे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, बाद में हम इसकी डिटेल में जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें देख ली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हमारे चारों ओर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है किस प्रकार से हम उनसे रिलेटेड है, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी बन रही है या मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अंदर रिएक्शन चल रही है। मेरा जो माइंड है, माइंड में जो भी मेरी सूचनाएं जा रही हैं, जो भी न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उनके थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके बाद कुछ रिएक्शंस होती है। तो सारी जो ये रिएक्शंस है ये सब की सब क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है। मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें पाए जाते हैं। तो इस सीरीज़ में देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करने वाले बात तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं इनमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है कहीं पे, ठीक है, इस प्रकार से होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी देखा होगा आपने, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी देखा होगा। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली हमारे 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक होता है sp, एक होता है हमारा sp2 और एक होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या उसकी कोई ट्रिक्स होती है, क्या मेथड हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिस्कशन हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं जीओसी के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल, डाई का मतलब क्या होता है, 2, डाई का मतलब क्या होता है 2, पोल का मतलब क्या होता है चार्ज, ठीक है। तो अभी तो हम केवल ये देखेंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बाकी हम डिटेल में जब मैं इन पे लेक्चर बनाऊंगा उस टाइम बताऊंगा कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से हम देखते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, किस प्रकार से ये कंपाउंड की रिएक्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेरिक इफ़ेक्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें हम बात करेंगे
इफ़ेक्ट के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में, हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में, हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये जो सीरीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार की मैकेनिज़्म शो करता है, कोई भी रिएक्शन करता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है, मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मेरी न्यूक्लियो फाइल्स क्या होते हैं, मेरे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में मेरे कार्बोकैटायन के बारे में बात करेंगे, कार्बो एनायन के बारे में बात करेंगे, हम कार्बीन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और हम जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो आइसोमेरिज्म में भी हम जो भी जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ कि केवल थ्योरी को पढ़ के कुछ नहीं होगा, थ्योरी पढ़ के कोई भी कंपटीशन आप क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई करने का।